गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा रहेगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और क्या कैपेसिटेंस होती है। सो टॉपिक का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भाई हमें डेली लाइफ में बहुत बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर कर लें किसी और टाइम पे, तो हमें जब भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर करते हैं उसे स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई है तो जब भी हमें जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, और पहले हम ये लिखें इन आवर डेली लाइफ in many application we need electrical energy। हमें बहुत से एप्लीकेशंस डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। अब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और फिर जिस एप्लीकेशन के लिए हमें जितनी चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस which is used to store electrical energy, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस डिवाइस का हम नाम देते हैं कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है। अब जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या है? भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं वो हम डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ले। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटेंस is the property which measures how much electrical energy it can store, or how much electrical energy can be stored by capacitor, can be stored by capacitor। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस हो गया। कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो प्रॉपर्टी कहलाएगी जो हमें बताएगी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर कर सकता है, उसका नाम है कैपेसिटेंस। अब जो कैपेसिटर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो आप देखिए। कैपेसिटर is a system of two charge plates having charges
having charges q1 and q2, having charges q1 and q2, and potential is v1 and v2। q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, दो प्लेट्स कैपेसिटर दो प्लेट से मिलके बनता है। वो दो प्लेट सर्कुलर भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। प्लेट्स जो हैं वो कैसे भी हो सकती है। तो ये दो प्लेट से मिलके बनता है, दोनों में एक चार्ज स्टोर होगा। एक चार्ज का नाम हमने दिया Q1, दूसरे का नाम दिया Q2। जो इन Q1 और Q2 के कोरस्पोंडिंग जो पोटेंशियल होगी, उस पोटेंशियल का हमने नाम दिया V1 एंड V2। ये हमारे पास पोटेंशियल है। अब यहां पे लेकिन मोस्टली हम जो चार्ज लेते हैं, यहां जो दो चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2, इन दोनों में से एक प्लस मिलेगा एक माइनस। बट यूजुअली और मोस्टली we assume that charge on plates is plus Q and minus Q with potential V1 and V2। ये पोटेंशियल है V1 और V2। यहां जो दो प्लेट से मिलके बनता है, हम कई बार एक प्लेट को भी कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर है। लेकिन वो कब कहलाएंगे, किस कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि यहां पे जो कैपेसिटर है वो सिंगल प्लेट से मिलके बना है। सिंगल से तो कभी नहीं बनता है, लेकिन जब हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये है कि एक प्लेट तो हमारे पास प्रेजेंट रहेगी, जो दूसरी प्लेट की हम बात करेंगे वो दूसरी प्लेट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। तो उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि कैपेसिटर सिंगल प्लेट से मिलके बना है। अब जो चार्ज आया है कैपेसिटर के ऊपर, एक पे प्लस आया है, एक प्लेट पे दूसरी पे माइनस आया है। सो जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। लेकिन जब भी हम टोटल चार्ज की बात नहीं करते, जब हम ये कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब हम टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम दोनों प्लेट्स में से, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट के बारे में बात करेंगे। वो जो चार्ज हम बताएंगे वो दोनों प्लेट में से एक प्लेट का हम चार्ज बताएंगे। तो एक पे अगर प्लस क्यू बोल देंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन हम यूज नहीं करेंगे। तो दो प्लेट्स थी, एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, सिंपली क्यू। बट टोटल चार्ज, ऑलवेज रिमेंबर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। लेकिन टोटल चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बिटवीन द प्लेट। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और जितना ज्यादा चार्ज होगा प्लेट्स पे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to charge। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये आपको पता है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली सेम थिंग फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
and also for electrical potential. जितनी ज्यादा हमारे पास चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहेगी। इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितनी ज्यादा पोटेंशियल चार्ज उतना ही ज्यादा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो ये बच्चों आएगा Q इक्वल्स टू CV। C is the proportionality constant and this proportionality constant is capacitance of the capacitor. Here C is capacitance of capacitor। ये जो कैपेसिटर हमने लिया है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। यहां से C की अगर हम वैल्यू निकालें तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। This is the capacitance. Now capacitance is directly proportional to charge and inversely proportional to electrical potential. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगी उतनी ही कैपेसिटेंस कम होगी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जितनी कम कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब हम जितनी कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत ज्यादा कर दें, ये बात आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। चलो इससे पहले आप ये देख लीजिए, जो C हमारे पास आया है वो C कैपेसिटेंस है और वो जो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा हमारे पास, वो कैपेसिटेंस C डिपेंड करेगा एंड इट depends only on shape, size and separation between the plates। और प्लेट्स के बीच कितना सेपरेशन है एंड सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, इन सब पे डिपेंड करेगा। ये चार्ज Q पे और इन सब पे ये डिपेंड नहीं करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट रहेगी। अब जो कैपेसिटेंस है उसको हम मेजर किसकी टर्म में करेंगे, इसकी जो यूनिट्स आएंगी वो यूनिट्स क्या होंगी। सो कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन Capacitance is measured in farad. This is the unit of capacitance and this is the farad. 1 farad equals to 1 coulomb upon 1 volt. When we store 1 coulomb charge in the potential difference of 1 volt, then there is the capacitance of capacitor is 1 farad. अगर हम प्लेट्स पे 1 कूलम का चार्ज स्टोर कर दें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज 1 volt, then we call it the capacitance of capacitor is 1 volt. अब यहां पे ये जो चीज हमने बताई थी ये तो इसकी कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई है। जो कैपेसिटर हमारे पास होते हैं वो कैपेसिटर्स में बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
वो स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकते हैं। मेनली हम यहां बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हमारे जो टॉपिक रहेगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब यहां जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? कैपेसिटर का सिंबल होता है, हमने कहा कि इसमें दो प्लेट्स हैं। मान लो दो पैरेलल प्लेट, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो यहां दो प्लेट्स हमारे पास मिलेंगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं। तो ये जो दो प्लेट्स आई हैं इनमें से एक पे चार्ज मिलेगा प्लस और एक पे मिलेगा माइनस। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं प्लेट्स और ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं प्लेट्स। अगर स्फेरिकल हुई तो ये बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल हुई तो बनेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो सिंबल होता है कैपेसिटर का, हम कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं, वो होता है हमारे पास ये जो कैपेसिटर है दिस इज दी, ये जो सिंबल है हमारे पास ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए है। जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहे, मतलब हम उसकी कैपेसिटेंस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम उसका नाम देंगे कांस्टेंट कैपेसिटेंस या फिक्स्ड कैपेसिटेंस। और दूसरा सिंबल अगर आपके पास कुछ ऐसे दिख जाए, दो पैरेलल प्लेट और दोनों के ऊपर कुछ ऐसा साइन दिख जाए, तो ये जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां जो कैपेसिटेंस थी उसकी कैपेसिटेंस को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है हमारे पास कैपेसिटर के सिंबल, कांस्टेंट कैपेसिटेंस और वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब वापिस आते हैं इस बात पे जिसमें हमने कहा था कि पोटेंशियल को कम रखें तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इफ नाउ if potential is small, if potential is small, then if potential is small then capacitance is large, capacitance is large। और ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये प्रैक्टिकली एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है हमारे लिए, एंड दिस इज practically significant point, practically significant point, practically significant point। अब ऐसा क्यों है भाई? अगर पोटेंशियल कम है कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ये प्रैक्टिकली हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसका मतलब अगर पोटेंशियल ज्यादा हो तो वहां जो कैपेसिटेंस होगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? अगर पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बिटवीन दी प्लेट्स वो ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा तो बिटवीन दी प्लेट्स जो मीडियम है, कुछ तो कुछ मीडियम तो होगा दो प्लेट्स के बीच, उन दो प्लेट्स के मीडियम को वो आयोनाइज कर सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उसने आयोनाइज कर दिया इसका मतलब वहां उस मीडियम को उसने आयंस में बदल दिया प्लस और माइनस। वो जो मीडियम में प्लस और माइनस क्रिएट हुए वो प्लस और माइनस इस प्लेट के प्लस और माइनस के साथ मिलके न्यूट्रलाइज होंगे कि नहीं। इसका मतलब इन प्लेट्स के चार्ज को वो आयोनाइज जो मटेरियल था, जो मीडियम था, उसके आयंस इस प्लेट के चार्ज को कम कर देगा। और जब वो चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब कैपेसिटेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो ये बात इसीलिए ये हमारे पास है कि इफ
potential is large, if potential is large, then electric field, between the plates is also large, and if इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज very large, then it can ionize the medium between the plates. It can ionize the medium between the plates. जो मीडियम है प्लेट्स के बीच का, उस मीडियम को आयोनाइज कर देगा, एंड दिस आयोनाइज मीडियम will reduce the charge of plates of capacitor. तो यही कारण है कि हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ज्यादा नहीं रखना, वो नहीं ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं हुआ तो यहाँ पे आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज अगर नहीं हुआ तो चार्ज हमारे पास प्लेट से रिड्यूस नहीं होगा, यही कारण है हमारे पास। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आयोनाइज करता है किसी भी मीडियम को, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे सब मीडियम को वो आयोनाइज कर देगा। हमने एयर रखा तो उसी वैल्यू को उसने एयर को भी आयोनाइज कर दिया, हमने वाटर रखा तो वाटर को भी कर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक को भी आयोनाइज कर दिया। ऐसा नहीं है, हर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। किस इलेक्ट्रिक फील्ड की? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिसके बाद वो मीडियम को आयोनाइज कर दे। तो वहां जब आयोनाइज हो जाए उस कंडीशन में हम नाम देंगे ब्रेकडाउन कंडीशन। मतलब वहां पे जो इंसुलेशन था, इस प्लेट्स के चार्ज और मीडियम के बीच एक इंसुलेशन था, मतलब प्लेट्स का चार्ज मीडियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, मीडियम इसको कैंसल आउट नहीं कर रहा था, इंसुलेशन था हमारे पास। तो इस इंसुलेशन को वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देगा, और वहां पे जो फील्ड हमारे पास आएगा उस फील्ड पे अगर वो आयोनाइज कर रहा है तो हम उसको नाम देंगे, देखिए आप डेफिनेशन देखिए इसकी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that can be tolerated by insulating medium, ये जो मीडियम था वो इंसुलेटिंग मीडियम था, that can be tolerated by insulating medium। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको वो टोलरेट कर सकता है, जहां तक वो आयोनाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी तो आयोनाइज होगा। वो डिपेंड करेगा कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है उस मीडियम की। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन dielectric strength of medium,
इट डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। मतलब जैसे एयर के लिए हमारे पास देखें तो एयर 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पे फॉर एयर 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एयर आयोनाइज होना शुरू हो जाएगी। इसके मतलब उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकती है, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और जो यहां इंसुलेशन था उस इंसुलेशन को खत्म कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे खत्म कर देगा? क्योंकि उसने वहां जो मीडियम था उसको आयोनाइज कर दिया, और आयोनाइज कर दिया तो प्लस और माइनस यहां भी क्रिएट हो गए, और ये प्लस और ये माइनस भी थे। पहले मीडियम और इनके बीच इंसुलेशन था, लेकिन प्लस और माइनस क्रिएट होने के बाद इंसुलेशन नहीं रहेगा, तो वो इंसुलेशन खत्म कर दिया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक लिमिट के बाद एक्सीड, एक लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि जो ब्रेकडाउन था वो ब्रेकडाउन ना हो पाए। अगर क्रॉस कर गई तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। यही कारण है कि हमें पोटेंशियल को कम रखना होता है। पोटेंशियल कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम। जो कैपेसिटेंस है, हमने कहा कि 1 फेराड, 1 फेराड ये तो काफी बड़ी यूनिट हमारे पास होती है। हम कैपेसिटेंस को इन यूनिट्स में भी लेते हैं। कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड का मतलब 10⁻⁻6 फेराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। 1 नैनोफेराड means 10⁻⁻9 फेराड, 1 पिकोफेराड means 10⁻⁻12 फेराड। इन यूनिट्स में भी हम कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। वो स्मॉल यूनिट्स है। कैपेसिटेंस की जो 1 फेराड थी ये एक लार्ज यूनिट है। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी होती है ये। आगे अब जो ये टॉपिक करेंगे उसमें पता चलेगा कि कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फेराड इज द वेरी लार्ज यूनिट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने कहा था कि इन 3 टाइप में से हम मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it consists of a it consists of, नाम से पता चल रहा है, it consists of 2 charged parallel plates. It consists of 2 charged parallel plates having charge plus q and minus q, and surface charge density corresponding to this charge, and surface charge density is sigma plus sigma and minus sigma respectively. सो दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है, ऐसी कंडीशन है। सो यहां पे ये जो प्लस चार्ज है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन है d।
It consists of two parallel plates having charge plus q and minus q, and surface charge density is plus sigma and minus sigma. This separation between the plates, this separation between plates, this separation between plates is d small d, and एरिया ऑफ प्लेट इज, जो प्लेट का एरिया होगा, एरिया ऑफ प्लेट इज ए. इट मींस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज क्यू अपॉन एरिया ए. दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. प्लस सिग्मा है तो चार्ज प्लस आएगा, माइनस सिग्मा है तो चार्ज माइनस आएगा. ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई. अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दी प्लेट्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हमें देखना है. आपने प्लेट्स के लिए, थिन प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है. अब की बार हम दो प्लेट्स लेंगे और दोनों प्लेट्स के कारण इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स. भाई पहली बात तो आपको प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है. जो हमने जब गोल्स लॉ कराया था तो उसकी एप्लीकेशन के तौर पे हमने प्लेट्स के कारण, थिन प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था. अब यहां एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट का भी हमें पता है, इस प्लेट का भी पता है. पॉइंट चाहे कहीं भी हो, पॉइंट की डिस्टेंस तो वे तो डिपेंड ही नहीं करती है, डिपेंड करती है सिग्मा पे और एप्सिलॉन नॉट पे. यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, और मीडियम बीच में वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी भी एप्सिलॉन नॉट. तो ये कंडीशन ठीक है. लेकिन दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के लिए अब की बार यहां निकालना है, तो यहां जो आएगा वो देखिए क्या होगा. ये कैसा न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में बिल्कुल, और वही आंसर आएगा जो उस न्यूमेरिकल का आता है जब हम बिटवीन दी प्लेट्स निकालेंगे तब. बिटवीन दी प्लेट्स सबसे पहले आप इसके कारण निकालिए. दो प्लेट्स हैं तो दोनों प्लेट्स का होगा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2. फर्स्ट प्लेट के ऊपर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये बनेगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और प्लस मत लिखिए, इस प्लस साइन के कारण जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन लिखिए किस तरफ आएगी. E1 की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ये, क्योंकि अपने से दूर होगी तो ये डायरेक्शन आएगी. अब होगी तो इस तरफ भी, इस तरफ भी तो अपने से दूर हो रही है, लेकिन हम किस रीजन में निकाल रहे हैं, इस रीजन में. तो जो इस तरफ आएंगी केवल उसकी बात करेंगे, इनकी हम बात नहीं करेंगे. जब इस रीजन में लेफ्ट साइड में, प्लेट्स के लेफ्ट साइड में निकालेंगे तो इनकी बात करेंगे, फिर इनकी बात नहीं करेंगे. तो अभी यहां निकालेंगे तो सिर्फ इनकी बात करेंगे. तो ये डायरेक्शन आई है प्लस एक्स कैप, मान लो ये एक्स कैप आई, प्लस E2, इसके कारण कितना होगा वो हमारे पास होगा सिग्मा ही है. यहां पे अगर वैल्यू लिखें सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सिग्मा ही आएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. साथ में इस माइनस साइन के कारण जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन इसकी भी यही आएगी E2. दोनों की डायरेक्शन प्लस एक्स आएगी, और दोनों की डायरेक्शन प्लस एक्स आई तो ये दोनों हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पे हमारे पास बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मींस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 से 2 कैंसिल आउट, वी गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This is the electric field between the plates and its direction is plus x cap.
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, कैपेसिटेंस निकालनी है पैरेलल प्लेट की, कितनी कैपेसिटेंस है, मेन काम ये था हमारा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q हमें पता है, चार्ज तो पता है ना Q है, अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। मेन काम जो भी हम ये सब कर रहे हैं, ये केवल कैपेसिटेंस में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या आएगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस में आपने रिलेशन देखी थी, वो रिलेशन थी E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। यहां अगर हम साइन ना लिखें और dV जो था वो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहां पोटेंशियल कितना मान के चले हैं, V। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां E, पोटेंशियल है V और डिस्टेंस D। तो यहां ये रिलेशन आई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में। वैसे भी आप देखिए E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहां से आप E और V को डिवाइड करिए, E अपॉन V डिवाइड करेंगे तो Q से तो Q कैंसिल आउट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, एक R से ये R भी कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R। इसका मतलब E इक्वल्स टू V अपॉन R। R वो सेपरेशन है, अब की बार सेपरेशन कितना है बिटवीन द प्लेट्स, वो D है। सो E इक्वल्स टू V अपॉन D, इसे आप ध्यान रखिए। सो यहां से अब हम जब इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। पोटेंशियल हमारे पास आएगा E इक्वल्स टू V अपॉन D, सो V इक्वल्स टू E D। E की वैल्यू कितनी निकाली है हमने अभी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और साथ में है D। सिग्मा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आएगी Q अपॉन A, तो ये हमने लिखा सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट और साथ में D। V की वैल्यू हमारे पास आ गई, C हमें मिलेगा Q अपॉन V, सो Q अपॉन V की वैल्यू लिखेंगे Q D एप्सिलॉन नोट A ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। हमने लिखा था कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन शेप साइज एंड सेपरेशन। ये साइज पे भी डिपेंड कर रहा है एरिया कितना होगा, और ये सेपरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, बाकी ना ये चार्ज पे डिपेंड करता ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और यही बात हमने यहां बताई थी। सो ये कैपेसिटेंस है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, यही हमें निकालनी थी और ये हमने निकाली। कब निकाली, जब दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच मीडियम वैक्यूम था। अगर हम यहां एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दें तो क्या बनेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम फिल कर दें तो डिफरेंस क्या आएगा वो आप देखिए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर भर देंगे तो ये जो एप्सिलॉन नोट है भाई, एरिया भी चेंज नहीं होगा, इस प्लेट का जितना एरिया वही रहेगा। इस सेपरेशन डी के बीच में ही तो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, लेकिन दो प्लेट्स के बीच सेपरेशन तो तब भी डी ही रहा, तो ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। ये कितना चेंज होगा, आपने
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपिटल के, और के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होता है। ये वैक्यूम के लिए, ये मीडियम के लिए, इसको हम लिख दें सी नोट, क्योंकि ये वैक्यूम के लिए था, वैक्यूम के लिए हम नोट लगा लेते हैं। मीडियम में अगर हम रखेंगे, इन मीडियम, तो हम लिखेंगे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D। C is the capacitance in medium, epsilon is electrical permittivity in medium, A is the area of plate and D is the separation between plate। यहां जो एप्सिलॉन आएगा, उस एप्सिलॉन को अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल दूं तो हमारे पास आएगा K एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू पुट करिए, ये बनेगा K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी सी नोट के बराबर। इट मींस C इक्वल्स टू के सी नोट। मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे, जब हम इन प्लेट्स के बीच वैक्यूम की बजाय कोई और मीडियम रख देंगे, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम? के टाइम्स। वैक्यूम में सी नोट थी, उसके कितने टाइम? के टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने डायरेक्ट बताया है, नेक्स्ट जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें इसको ड्राइव करेंगे कि ये कैसे आया है। लेकिन इसको हम यहां से भी देख सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए, के टाइम्स आ गया है। सो कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम is K times the capacitance in vacuum। ये हमने प्रूव किया है यहां से। अब लास्ट में जो मैंने ये कहा था कि 1 फैराड इज द वेरी लार्ज यूनिट, वो देख लीजिए कैसे। भाई मान लो इफ area of plate is 1 centimeter square and the separation between plate is 1 centimeter। जब आप, और बीच में है दोनों के वैक्यूम, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहां से आप, और कैपेसिटेंस हम मान के चले हैं कि 1 फैराड है, जो कि बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे बड़ी यूनिट है, यही चीज हमें यहां से प्रूव करनी है। सो अब यहां मान लीजिए आप, एंड कैपेसिटेंस इज 1 फैराड, तो C इक्वल्स टू ये, हाँ ये इसको हटा दीजिए, D है 1 सेंटीमीटर, कैपेसिटेंस है 1 फैराड। अब हमें C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। A की वैल्यू अगर हम निकालें, एरिया निकालें कि एक फैराड कैपेसिटेंस कितने बड़े एरिया की प्लेट्स के लिए होगा, कितना एरिया हमारे पास होना चाहिए कि वहां जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड आए। तो आप देखिए A इक्वल्स टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नोट। C की वैल्यू 1 फैराड, D की वैल्यू 10⁻⁻² और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 100,885 इंटू 10⁻⁻²। ये -12 ऊपर जाएगा तो बनेगा +12, और +12 में से -2 गए 10। एक 0 यहां से और ले लो, ये हमारे पास बनेगा 1000/885 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। चलो इसको छोड़ भी दें, फिर भी एरिया किसके बराबर आया? 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया होना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, मतलब लगभग जो प्लेट्स होंगी उनकी
लेंथ और ब्रेथ 30 किलोमीटर के आसपास होगी। तो 30 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ है, तो जब आप एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास लगभग इतना आएगा। 30 किलोमीटर की प्लेट कितनी ज्यादा बड़ी होती है, यही कारण है कि कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फैराड बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट होती है। तो हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट रहेगी फैराड। ये था आज का हमारा टॉपिक, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।